Hi friends, this is Pradeep and welcome to the MBCS channel। आज हम इस वीडियो से फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास का ये एनसीईआरटी का बुक है, इसकी समरी हिंदी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस बुक का यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। द अर्थ, पृथ्वी। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ। मैं हिंदी में पहले पढ़ूंगा और उससे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बाद में बताऊंगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एवं प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स, भूकंप एवं ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। ये सभी पॉइंट हम पृथ्वी इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक हम सुविचार देखते हैं। मोटिवेशनल सुविचार है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। तो चले दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ोगे। आरंभिक सिद्धांत, इसे इंग्लिश में अर्ली थेरीज कहते हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों को व वैज्ञानिकों ने अपने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांत का है। 1796 ईस्वी सन में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो नीहारिका परिकल्पना नेबुला हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। बाद में 1900 ईस्वी सन में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारिक सिद्धांत, बाइनरी थेरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 में रूस के एटो स्मिड
व जर्मनी के कार्ल वाइज़ास्कर ने निहारिका परिकल्पना नेबुला हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। इन कणों के संघर्षण व टकराने कोलिजन से एक चपटी तस्करी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि एक्रेशन परक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इसके बाद आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थेरीज ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपांड यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रयास दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बार ले और उस पर कुछ निशान लगाए जिनको आकाशगंगाएं मान ले। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ-साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणामस्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया है कि कैसा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। पहले ऐसा नीचे वाले भाग जैसा था, फिर बाद में ऐसा बढ़ गया, अंतर उसमें बढ़ गया, फिर बाद में वो विस्तारित हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी, इसके पॉइंट देखते हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। पॉइंट 2 बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। पॉइंट नंबर 3 बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट कंसेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। तारों का निर्माण। द स्टार फॉर्मेशन
प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में लाइट ईयर्स मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। ये हिंदी में है सभी, इसे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। इधर एक नोट दिया है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचार ये है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ ये सिर्फ आंकड़े दिमाग में रख लीजिए, ज़्यादा कुछ इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और प्रकाश वर्ष समय का यूनिट नहीं है, वरना यह दूरी का माप है। दूरी का प्रकाश वर्ष ये दूरी का मेजरमेंट है। ग्रहों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। पॉइंट नंबर 1, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंडित झुंड है। इन गुंडित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलिकणों की घूमती हुई तस्तरी रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। पॉइंट नंबर 2, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूपों में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसर्जन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं प्लैनेटेसिमल्स में विकसित हुए। संघटन कोलिजन ही क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। पॉइंट नंबर 3, अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। सौरमंडल, और सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह और 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स एवं बृहद मात्रा में धूलिकण व गैस है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव
टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति, जुपिटर की तरह। इसमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दिए गए हैं। पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर। निम्न पार्थिव में के फलस्वरूप हो सकता है। पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। यहाँ पर टेबल दिया है सोलर सिस्टम का, देखते हैं इसको। बुध यानी कि मर्क्यूरी, शुक्र, विनस, अर्थ, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, यूरेनस नेपच्यून। यहाँ पर हर एक के 3-3 पॉइंट दिए हैं। दूरी हम सिर्फ अर्थ पृथ्वी का देखेंगे। 1 दूरी 1 पॉइंट है। 5.517 घनत्व है। अर्धव्यास 1 पॉइंट है। उपग्रह 1। बृहस्पति और शनि को, सैटर्न और जुपिटर को सबसे ज्यादा उपग्रह है 53 और यूरेनस को 27 है, नेपच्यून को 13 है और बाकी बुध शुक्र को उपग्रह नहीं है। चलो आगे देखते हैं। पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। पॉइंट 1, पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस से संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। पॉइंट 2, सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलिकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। पॉइंट 3, पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। ये 3 फर्क है पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर है। उसके बाद चंद्रमा, द मून।
चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी सन में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल बीज से पतला व किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगत्वा टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव (जाइगेंट इम्पैक्ट) का नतीजा है जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। पृथ्वी का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल है और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। स्थलमंडल का विकास, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है, बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्वबल के कारण सहन तो हो रहा था, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न तापमान से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन डिफरेंशिएशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान
भीषण संकट जायंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोट तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी, क्रस्ट, प्रावार, मेंटल, बाह्य कोर, आउटर कोर, क्रोड, बाह्य कोर, आउटर कोर और आंतरिक कोर, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। वायुमंडल व जलमंडल का विकास, इवैल्यूएशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। हम ये वायुमंडल की संरचना हम 8वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अब यह हम वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्था है। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प के ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं, वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनियम अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन, डिगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ-साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे-धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। जीवन की उत्पत्ति, इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है।
निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं जिससे पहले जटिल जैव अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूह हुआ। यह समूह ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग-अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू-ग्रीन अलगेई की संरचना से मिलती-जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होंगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 30 से 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक कालमापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भूवैज्ञानिक कालमापक्रम 18 से दर्शाया गया है। यहाँ भूवैज्ञानिक कालमापक्रम दर्शाए हैं: ईयन, महाकल्प, कल्प, युग। आयु आधुनिक वर्ष पहले जीवन मुख्य घटनाएं। यह आप पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो 600 साल वर्ष ये तो नहीं है। 46 लाख वर्ष, 46 लाख वर्ष नहीं है। ये भी नहीं है। 13.7 अरब वर्ष, ये भी नहीं हो सकता। 13.7 अरब वर्ष, खरब वर्ष, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये तीनों नहीं है, इसका मतलब ख इसका आंसर होगा 4,600 करोड़ वर्ष। ये 4,600 करोड़ नहीं है, यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। 460 करोड़ वर्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? युग, युग से बड़ा कल्प, कल्प से बड़ा महाकल्प और महाकल्प से बड़ा ईयन। इसका आंसर है क ईयन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन सहायक है, गैस उत्सर्जन सहायक है, प्रकाश संश्लेषण ये भी सहायक है, इसमें विभेदन ये सहायक नहीं है। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर ग विभेदन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है? यहाँ पर पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह ये भी नहीं है। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ख, ग और घ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग
कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? 1 अरब 3700 करोड़ वर्ष पहले, ये नहीं हो सकता। 460 करोड़ वर्ष पहले, ये भी नहीं है। ग 338 लाख वर्ष पहले, ये भी नहीं है। घ 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, ये इसका आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।